हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 20 दिसंबर है और आज हम 20 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 20 दिसंबर का इतिहास देखते हैं। तो आज के ही दिन 1757 में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। उसके अलावा 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिनको चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, इन्होंने अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिखा था। आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और आपका राष्ट्रीय गान जो है आपका जन गण मन अधिनायक जय है, जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उसके अलावा 1951 में ओमान आपका और जो ब्रिटेन है इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था फ्रीडम के लिए, और इसी एग्रीमेंट के तहत ओमान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1951 में आज के ही दिन। उसके अलावा 1985 में एक डायमंड का जो जड़े हुए आपका मुकुट था, वो आपके जो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उन पर जो भगवान वेंकटेश्वर हैं उनको ये मुकुट पहनाया गया था, जिसकी कीमत 5.2 करोड़ थी उस समय की, यानी 5.2 करोड़ रुपए का ये मुकुट था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। और ये कब पहनाया गया था? आपका 1985 में आज के ही दिन पहनाया गया था। कौन सा मंदिर है? तिरुपति बालाजी मंदिर, वन ऑफ द रिचेस्ट मंदिर ऑफ इंडिया। ये सबसे ज्यादा धनी मंदिर है भारत का। कुछ और देखते हैं आज के इवेंट्स। तो 1988 में पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया था जिसमें वोटिंग डालने की एज 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 61वां संविधान संशोधन। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी वोट डालने की एज है वो 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वां। तो ये कब किया गया था? 1988 में। उसके अलावा 1990 में भारत और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, और अभी तक इस मतलब जो आपका एग्रीमेंट है इसको फॉलो किया गया है। 1999 में एक स्पेसक्राफ्ट था डिस्कवरी, ये भेजा गया था आपका हबल टेलीस्कोप को रिपेयर करने के लिए, और ये किसने भेजा था? नासा ने भेजा था, और हबल टेलीस्कोप भी नासा का था। अभी हबल टेलीस्कोप को रिटायर कर दिया जा गया है और इसकी जगह एक आपका नया टेलीस्कोप आ गया है जिसका नाम था JWST। ठीक है, फुल फॉर्म आप बता दीजिए मुझे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये इसकी जगह काम कर रहा है और उससे कहीं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज की गई है। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। अभी हम देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल T13 कहाँ बनाई है? तो आपको बताना ये भारतीय रेलवे ने तैयार की है। ऑप्शन है आपके मनाली हिमाचल प्रदेश, कश्मीर जम्मू कश्मीर, तवांग अरुणाचल प्रदेश या लेह लद्दाख। इस प्रश्न का सही आंसर है कश्मीर जम्मू कश्मीर। व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपकी टनल है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इमरजेंसी में यूज की जा सकती है। ये आपकी एस्केप टनल है, T13 जिसको नाम दिया गया है, और ये भारत की सबसे लंबी मतलब एस्केप टनल होगी जिसकी लंबाई 12.89 किलोमीटर है। और आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य को सुगम बनाने के लिए ये टनल यूज की जा सकती है। और ये आपकी देखिए कौन से वाले रूट पर है? जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बनाया गया है इसको, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत आती है आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना। और हम कुछ और टनल्स देखते हैं भारत में जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे जो भारत की बड़ी भूमिगत ट्रेन वो टनल है अटल टनल है, जो आपकी स्थित है HP, मैंने मतलब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट में HP लिखा है, इसको HP अन्यथा मत लीजिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है और एक HP आपका लैपटॉप बनाने वाली कंपनी भी है। तो HP का मतलब यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जिस अटल टनल की जो लंबाई है 9.02 है, जो आपका मनाली से लेके लेह तक आपकी कनेक्ट करती है। उसके अलावा पीर पंजाल आपकी टनल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। जवाहर टनल है आपकी जो कि जम्मू कश्मीर में है। सेला सुरंग सबसे ऊंचाई पर स्थित आपकी सुरंग है, सेला सुरंग, इसको अवार्ड दिया गया था सबसे ऊंचाई पर स्थित होने का। बिहार ने इसका निर्माण किया था और ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका एक टनल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा एक कारगुड़े करके
T35 जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, ये टनल है जो कि आपकी महाराष्ट्र में टनल है। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टनल यहाँ पर कवर की हैं। अगला प्रश्न है आपका, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके, चेतन भगत, साइमन सेवेग, मानसी गुलाटी या मिशेल ओबामा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? आपकी बराक ओबामा की पत्नी है। और बराक ओबामा कौन है? बराक ओबामा आपके राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। तो द लाइट बी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक को मिशेल ओबामा द्वारा लिखा गया है और इसको पब्लिश किया है आपका क्राउन पब्लिशिंग ने इसको पब्लिश किया है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े पहलू इसमें एक्सपोज किए हैं और उनसे मतलब बताया है कि उन्होंने की क्या हैबिट्स थी, क्या प्रैक्टिस इन्होंने अपनाई थी, एटीट्यूड और जो बिलीफ्स हैं उनके, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थे जिनको ओवरकम किया था, उनकी फीलिंग्स को, मतलब उनकी जो फीलिंग्स थी, किसकी फीलिंग्स? आपकी फियर है, डर है, हेल्पलेसनेस है आपकी, मतलब असहायता, उसके अलावा सेल्फ डाउट, इनको दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई थी वो इस बुक में उन्होंने डिस्क्लोज किया है। तो ये काफ़ी मतलब फेमस बुक अभी है, काफ़ी चर्चा में रही है, तो एग्जाम में आपकी ये कभी ना कभी फ्रेम हो सकती है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा। चेतन भगत तो देखते हैं तो ये भारत के अच्छे एक राइटर हैं, काफ़ी इनकी बुक फेमस होती हैं, उनकी काफ़ी बुक्स पर आपकी मूवी भी बन चुकी हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है, वन अरेंज मर्डर है आपका, और बहुत सारी टू स्टेट्स मूवी है ना एक आलिया भट्ट की, और जो आपका अर्जुन कपूर है वो मूवी भी, मतलब वो भी किताब इन्होंने ही लिखी थी। तो इनकी और बुक्स हैं वन इंडियन गर्ल, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और वन अरेंज मर्डर, ये जो मुंबई वाली घटना है इस पर लिखा गया है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं चेतन भगत की। उसके अलावा साइमन सेवक की अभी एक बुक आई है, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, ये इनकी फेमस बुक है, 2022 में आई है। उसके अलावा द मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, यानी फेस योगा के जो चमत्कार हैं वो मानसी गुलाटी ने लिखा है, ये भी अभी रिसेंटली में ही इसका विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, फीफा क्लब विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये देखिए, जो फीफा विश्व कप है और ये फीफा क्लब विश्व कप, ये क्लब के बीच होता है, और जो अभी जो रिसेंटली कतर में आयोजित हुआ था वो आपका किसके बीच होता है? वो देशों के बीच होता है। तो ये डिफरेंट है वो और दूसरा वाला वो डिफरेंट है। तो इसका बताना है आपको कहाँ आयोजित किया जाएगा, कनाडा, जर्मनी, कतर या मोरक्को। प्रश्न का सही आंसर है आपका मोरक्को। ये मोरक्को में आयोजित किया जाएगा। मोरक्को कहाँ पर आता है आपका? एक अफ्रीका में आता है, और अफ्रीका में भी किधर आता है? जैसे मान लीजिए अफ्रीका है आपका, तो अफ्रीका में आपका ये इस साइड में मोरक्को आता है यहाँ पर, ठीक है। तो फीफा जो क्लब आपका विश्व कप 2023 है, इसका आयोजन मोरक्को में किया जाएगा, और ये टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 के बीच आयोजित होगा। और इसका जो पिछला संस्करण है 2022 का, ये आपका यूएई में खेला गया था। और हाल ही में जो अभी मतलब जो आपका विश्व कप हुआ है फीफा का, जो मतलब क्लब के बीच नहीं देशों के बीच होता है, वो विश्व कप अभी आपका कतर में आयोजित हुआ है, और इसमें फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने ये आपका कप जीत लिया है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर आपका मोरक्को हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक है? अभी इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ऑप्शन है आपके 101, 48, 40 या 68। तो इसमें भारत की रैंक 68 दी गई है। तो अभी ये जो आपकी रिपोर्ट जारी की गई है, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है 68 है, और इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिस्ट संस्था द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें 113 देश शामिल किए गए हैं, जिसमें टॉप में आपका फिनलैंड है, और सबसे नीचे स्थानों पर सीरिया 113 है, हैती 112 है, यमन 111 है। देखिए आपका फिनलैंड है जिसका स्कोर 83.7 है, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे और फ्रांस, इनको टॉप में रखा गया है। और सबसे बॉटम में कौन है आपका? सीरिया। सीरिया कहाँ पर है आपका? आपका अरब में है, आपका जो आपकी गल्फ कंट्री है ना, उसमें एक पार्ट है सीरिया,
तो ये सीरिया, हैती है और यमन है, इनको सबसे बॉटम में रखा गया है। और ये जो रिपोर्ट दी गई है, ये 4 मतलब इसके इश्यूज हैं जिन पे ये बनाई गई है: अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एडेप्शन। ये 4 मतलब आपके पॉइंट्स इसमें नोट किए गए हैं, इन पे आधारित है आपकी रिपोर्ट। इसमें भारत को रैंक मिली है 68। प्रश्न का सही आंसर है आपका 68। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया है? तो ये अभी बहुत अच्छा अवार्ड दिया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगर आने वाले एग्जाम्स में। ऑप्शन है आपके शिनी शेट्टी, सरगम कौशल, हरनाज संधू या कैरोलिना विलावस्का। प्रश्न का सही आंसर है आपका सरगम कौशल। ये भारत की हैं सरगम कौशल, इनको मिसेज वर्ल्ड 2022 अवार्ड दिया गया। तो मिसेज इंडिया नहीं है, मिसेज वर्ल्ड 2022 अवार्ड है। तो ये हैं आपकी सरगम कौशल, इन्होंने अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 का अवार्ड जीत लिया है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आपका लॉस वेगास में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। और भारत में ये खिताब 21 वर्षों के बाद आया है, यानी 2001 में एक खिताब आया था। 2001 में अदिति जो आपकी गोवित्रीकर, इन्होंने ये अवार्ड जीता था मिसेज वर्ल्ड 2022 का। उसके बाद अभी भारत में जीता गया है। और मिसेज जो पॉलिनेशिया है वो आपकी रनर अप रही हैं, मतलब जो रत्न रनर अप मतलब है, इनके बाद उनका सेकंड नंबर रहा है और उसके बाद भी एक नंबर रहता, तीसरा नंबर। और यह प्रतियोगिता लॉस वेगास में मैंने बोला आयोजित हुई थी। और जो सरगम ये कौशल है आपकी मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और ये आपकी टीचर भी रही हैं। वर्तमान में ये मुंबई में रहती हैं, लेकिन ये टीचर भी रही हैं और आपकी मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसाद योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं, यह 2010-2011 में शुरू की गई थी। इसका पूरा नाम तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि अभियान है। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक तीर्थ और विरासत स्थलों का कायाकल्प और संवर्धन करना है। ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। ओनली ऑप्शंस 1 and 2, only options 1, 2 and 3, only options 2, 3 and 4, all options 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का सही आंसर है ओनली ऑप्शंस 2, 3 and 4। तो ये आपके 2, 3 and 4 आपके सही हैं। मतलब इस योजना का पूरा नाम जो है प्रसाद योजना का, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव इसका पूरा नाम है। और इसको 2011 में शुरू नहीं किया गया था, इसको 2014-15 में शुरू किया गया था। तो ये 2014 और 15 में शुरू की गई थी इस योजना को। और इसमें पहले हेरिटेज शब्द नहीं था और हेरिटेज शब्द को इसमें बाद में जोड़ा गया है। पहले इसमें सिर्फ आपका पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन और एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव था और इसमें भारत में विरासत शब्द यानी हेरिटेज भी जोड़ दिया गया था। और ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है और जिसमें क्या है आपकी स्वदेश दर्शन योजना इसी के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो आपके फेमस प्लेस हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रीय मतलब स्मारक हो सकते हैं, विरासत स्थल हो सकते हैं, या फिर कोई फेमस प्लेस जैसे आपका लाल किला हो गया, आपके मतलब जैसे कोई मंदिर हो गया, फेमस मंदिर है आपका, जैसे आपका सोमनाथ मंदिर है या फिर आपका राम मंदिर है, तो इनको दिखाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य है मतलब जो देश विदेश के जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करना और उनका महत्व बताना, उनके विषय में, उनके संरक्षण के लिए सब लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है प्रसाद योजना का। तो 2014-15 में शुरू किया गया था पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो ये 3 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन रॉन्ग था। 2014-15 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, ताल छापर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और ये जो अभयारण्य आपका अभी सुर्खियों में बना हुआ है, तो आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान। प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में ये स्थित है आपका ताल छापर अभयारण्य, यानी ताल छापर सेंचुरी जिसको कहा जाता है। तो ये आपका ताल छापर जो सेंचुरी है ये आपकी ब्लैक बक के लिए फेमस है, यानी जो काला हिरन होता है ना, जिसको कृष्ण मृग कहा जाता है, ये उसके लिए फेमस है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। और ये अभी चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि इसके और पास में निर्माण का कार्य चल रहा है, तो इसकी जमीन कुछ इसमें
मतलब उसमें यूज हो जा रही थी, इसलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, याचिका जब दायर की गई थी और उस पर जो कार्य चल रहे थे उस पर सब पे रोक लगा दी गई है। तो इसलिए ये जो आपका अभ्यारण्य है सुर्खियों में बना हुआ है, जो आपका राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में भी ये चूरू जो आपका उसका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। और इसके मतलब अभी हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। तो ये फेमस किसके लिए, कृष्ण मृग या ब्लैक बक के लिए फेमस है। और ये यहाँ पर मतलब इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1966 में दिया गया था। इस अभ्यारण्य में लगभग 4000 आपके ब्लैक बक यानी कृष्ण मृग हैं, जो काले हिरन जिसको कहते हैं, और रैप्टर्स की 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, एवं स्थानिक और प्रवासी पक्षियों की भी लगभग 300 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थल है। यानी प्रवासी पक्षी कौन होते हैं, जो विशेष मौसम में एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। और अभ्यारण्य में जो प्रवासी पक्षी हैं आपके हैरियर है, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है, टॉनी ईगल, शॉर्ट टोड ईगल, गौरैया, छोटे हरे मधुमक्खी खाने वाले ब्लैक बग, आइविस और डेमोइस, सेल क्रेन आदि शामिल हैं। तो ये आपके कुछ मतलब जीव हैं जो इसमें प्रवासी पक्षियों में आते हैं। उसके अलावा कुछ मतलब आपके क्रेन वगैरह भी हैं। तो ये आपका पूरा फेमस है आपका इसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और मुख्य जो इम्पोर्टेंट है कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक जिसको कहते हैं, या फिर काला हिरन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष करों के सकल कर संग्रह में कौन कौन शामिल होते हैं। मतलब आपका जो डायरेक्ट कर है उसमें कौन कौन शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, या ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न का सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सारे टैक्स इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो अभी वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में आपकी 25.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अभी आपका जो पिछला कलेक्शन था और अभी जो नया कलेक्शन है इसमें 25.9% का मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है। और अभी जो प्रत्यक्ष करों में शुद्ध जो आपका संग्रह है, ये सकल संग्रह आपका 25.9 है, शुद्ध संग्रह आपका 19.81% से भी ज़्यादा आपका बढ़ गया है। और अभी तक चालू वित्त वर्ष में जो रिफंड आपके 2,27,896 करोड़ रुपए के रिफंड इशू किए गए हैं, ये जो बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये ग्रॉस कलेक्शन में आपके क्या क्या है, आपके देखिए यहाँ पर कॉर्पोरेशन टैक्स आपका है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है। उसके अलावा आपका पर्सनल इनकम टैक्स आ जाता है। और इसके अलावा एक और टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। तो ये टैक्स जो आपके हैं आपके ये आपके जाते हैं डायरेक्ट टैक्स में। बाकी के कुछ जीएसटी है आपका, जीएसटी कैसा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये कुछ टैक्स हैं जो आपके डायरेक्ट में आते हैं, इनको ग्रॉस जो कलेक्शन है इसमें काफ़ी योगदान रहा है इसका, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किसके साथ मिलकर के जमानत बॉन्ड बीमा योजना शुरू की है। मतलब आपको बताना है श्योरिटी बॉन्ड जो इंश्योरेंस है इस स्कीम को किसके कोलैबोरेशन में शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, आपका रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, या फिर बजाज आलियांज इंश्योरेंस। प्रश्न का सही आंसर है बजाज आलियांज इंश्योरेंस, इसके द्वारा मिलकर के इसको शुरू किया गया है। तो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने अभी इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसका नाम दिया गया है, ये भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस होगा जो किसके साथ मिलकर के बनाया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है बजाज आलियांज के साथ। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें रुकावट ना आए और वो मतलब कंटिन्यू चलता रहे, इसलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसमें फंड की लिक्विडिटी बनी रहेगी और जो हमारे जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं और उसमें मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। वो फंड की वजह से उसमें कभी कमी नहीं आएगी और कोई भी प्रॉब्लम होती है जो ठेकेदार वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है काम करने में, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ लिक्विडिटी एंड कैपेसिटी इसमें विल बी बूस्टेड डेफिनेटली। सो सच प्रोजेक्ट्स स्टैंड टू बी स्ट्रेंथन द सेक्टर। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इज द राइट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। मतलब इस सेक्टर में ये एक बूस्ट लेके आ सकता है अगर इसका सही से उपयोग किया जाएगा तो, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अगला है आपका संविधान से क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा संविधान की किस अनुच्छेद में निहित है।
आपको बताना है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। आपको बताना है किस में है, अनुच्छेद जो आपका है ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48A या फिर आर्टिकल 49। प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 48A। इसको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आर्टिकल 48A किससे रिलेट करता है, तो ये पर्यावरण आपका वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। हमने कल आपके अनुच्छेद रिवाइज किए थे, आज हम फिर उनको रिवाइज कर ले तो आज आपके 50 अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। आपका अनुच्छेद 44 हमने कल भी रिवाइज किया था, आज भी देख लेते हैं। ये आपका यूसीसी से रिलेटेड है, यानी समान नागरिक संहिता से आपका संबंधित है। वर्तमान में गोवा में लागू है ये आपकी समान नागरिक संहिता। और उसके अलावा अनुच्छेद जो 45 है 0 से लेकर के 6 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा का ये प्रावधान करता है। और आपका जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो कौन सा वाला आर्टिकल है आपका, वो आर्टिकल है 21A। 21A कहाँ पर है आपका मौलिक अधिकार में ये दिया गया 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको रखा गया है। आपका अनुच्छेद जो 46 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का विकास और उनके आर्थिक हितों की रक्षा और सोशल से सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित करता है। ये आर्टिकल 46 में दिया गया है, राज्य इसके लिए काम करेगा। आर्टिकल जो 47 है लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य किसी भी खाद्य और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 47 जो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का जो काम है वो आर्टिकल 47 में दिया गया। जैसे आपका अफीम है, हेरोइन है या फिर आपका शराब है और भी जो आपके ये इस प्रकार की गांजा है, इन प्रकार के जो पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाता है वो आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। आर्टिकल 48 आपका राज्य में कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणाली का विकास और गोवध पर प्रतिबंध लगाना है। मतलब पूछा जाता है गायों पर जो आपकी हत्या है ना, गाय की हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 48, यानी गाय की हत्या पर रोक लगाना या गौवध पर प्रतिबंध लगाना आर्टिकल 48 में दिया गया है। आर्टिकल 48 भी उसी से रिलेट करता है और इसमें 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें आर्टिकल 48A को जोड़ा गया है और इसमें बोला गया है कि पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा का काम करना चाहिए राज्य को। उसके अलावा आर्टिकल जो आपका 49 है ये राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपके राष्ट्रीय स्मारक हैं जैसे लाल किला है, ताजमहल है या फिर आपका और भी मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं आपका उनको सुरक्षा प्रदान करना है आर्टिकल 49 में कहा गया है। उसके अलावा जो आपका आर्टिकल 50 है लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कैसे याद रखेंगे 50-50 कर देना है। जो आपका कार्यपालिका है और आपकी न्यायपालिका है दोनों का जो शक्तियों का पृथक्करण है वो अलग अलग किया गया है, दोनों को 50-50 बांट दिया गया है। ऐसे याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, यानी 50% आपका कार्य को दे दिया और 50% आपका न्याय को दे दिया। अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, कोई बोलेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोलेगा कार्य वाला बोलेगा मैं काम नहीं करूँगा, तो कैसे चलेगा। तो दोनों को 50-50 रखेंगे तो आपका याद हो जाएगा कि 50-50 किससे है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का जो पृथक्करण है वो आपका आर्टिकल 50 में दिया गया है। तो आपके 50 आर्टिकल हमने आज कवर कर लिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ जिससे उनको भी आने वाली परीक्षाओं में लाभ मिल सके। आपको हम एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आपका प्रश्न है आपका वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, आपको बताना है। आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं किसको बनाया गया है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गलत मत कर दीजिएगा इसको आंसर को, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन को पढ़ा है पिछली क्लासों में। अगर आपने वो नई क्लासेस देखे हैं तो आप उसमें जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में नवंबर दिसंबर में वो क्लासेस देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमारा जो चैनल बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। आपका स्नेह और दुलार हमें यूं ही मिलता रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।